हमारे केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र अभी राणा जी बता रहे थे, संभवतः पहली बार एक तो मीटिंग में आए और हम अपने जो पदाधिकारी हैं संस्था के उनसे अनुरोध भी करूंगा कि जिस अतिथि को बुलाया जाए पूर्व से उस कार्यक्रम के बारे में, उस संस्था के बारे में जरूर उनको एक पत्रक दिया जाए जिससे उनको अपनी बात रखने में सहूलियत हो सके। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमको ठाकुर लिखना चाहिए। संतलाल जी यहाँ बैठे हैं। हम द ग्रेट भर हैं। हम ठाकुर तो छोड़ दीजिए, ठाकुर क्या है, लेकिन हमको कहा गया, किसने कहा? विदेशियों ने कहा कि ये भारत के ऐसी जाति है, मार्शल कौम है, इसको द ग्रेट भर कहा गया। तो आप अपने अंदर से हीन भावना को निकालिए कि हम छोटे नहीं हैं, हम नीच नहीं हैं, हम क्या हैं? द ग्रेट भर हैं। वो भर जो 2500 वर्ष पहले ईसा के पूर्व जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तथागत बुद्ध के समय यह जात पाई जाती है। अगर इतिहास आप पलटेंगे तो तथागत बुद्ध के समय यह जात पाई जाती है, यानी ईसा के लगभग 300 वर्ष पहले। और तब से हमारी जात का एक गौरवशाली इतिहास। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कुछ अध्ययन, कुछ अनुभव और कुछ अवलोकन के बाद ये मालूम होता है 1,150 साल से लेकर के 300 वर्ष तक, ईस्वी 300 तक, 350 साल तक हमारा स्वर्णिम इतिहास है। इसको बहुत कम लोगों ने लिखा है, क्योंकि इतिहास लिखने वाले कौन लोग थे उस समय, कौन पढ़ने वाले लोग थे, कौन अपना इतिहास बचाए हैं और कौन हमारे दबाए हैं हमारे इतिहास को। जिस दिन इतिहास के बारे में आप जानेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। महाराजा सुहेल देव जी तो 11वीं शताब्दी में पैदा हुए। महाराजा सुहेल देव जी लगभग 1500 वर्ष पूर्व पैदा हुए। हम बता रहे हैं 2500 वर्ष पूर्व की बात। और वो कहाँ से? इतिहास के पन्नों से। पहले तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, हमारे आपके लोग उतना इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। लेकिन आज क्या है? तकनीकी युग है, टेक्निकल युग है। तमाम ऐसे संसाधन हैं जिसके माध्यम से आप गूगल के माध्यम से या लाइब्रेरियों में जाकर के तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जो छिपाई गई थी, जो दबाई गई थी। हमारे इतिहास का जहाँ अंकन हुआ है उसको किन परिस्थितियों में किन लोगों ने दबाया, इसके बारे में आप लोगों को जरूर अध्ययन करना चाहिए। जैसी राम साहब अभी हमारे साथ बैठे थे, एक आदित्य राजभर जी हैं, बहुत नौजवान साथी हैं, चर्चा भी कर रहे थे मुझसे कि जो आप लोग सरकार को लिखते हैं, जो सरकार जवाब देती है, चाहे इतिहास के बारे में, चाहे अपने समाज के आरक्षण के बारे में, चाहे सरकारी जो सुविधा मिलनी हो उसके बारे में, जब आप लोग, मैं तो लिखता हूं और तमाम ऐसे सम्मानित साथी हैं लिखते हैं, तो सरकार के जो जवाब आते हैं, सरकार से जो मांग की जाती है, उसको आज के युग में जिस तरह से डिजिटल किया जा रहा है, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको भी आने वाली पीढ़ी के लिए सजोया जाए, जिससे हमारे लोग जो हमारी कमियां रही उसको देखें, हमारी कमियां कैसे दूर होंगी उसको देखें, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर चिंतन करके आगे काम करें। तो मैंने कहा जय श्री राम साहब से कि आप प्रयास करिए, हम लोगों को लायक जो भी सहयोग होगा हम लोग पूरा करेंगे कि और हर स्तर से जहाँ भी आवश्यकता होगी अभिलेखों की खोजने के लिए हम लोग भी कहीं लाइब्रेरियों में, सरकारी लाइब्रेरी में मेंबर हैं, कहीं गवर्नमेंट में रहे हैं। मैं आज सुबह एक घटना बताऊं। मैं 1995 में जब शिक्षा मंत्री जी का जनसंपर्क अधिकारी था, यहाँ सहारनपुर आया था। आज अभी चिंता जो व्यक्त की है कि संख्या यहाँ कम है। जब मैं सहारनपुर आया, चूँकि सरकार में था, प्रोटोकॉल था,
डाक बंगले में रुका था। जब अपने लोगों के बीच में मौजमपुरा, सुखपुरा, बेरीबाग, उधर जेल चुनी, जब अपने लोगों के बीच में वो लाल बत्ती गाड़ी लेकर के एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम लोग साथ जाते थे, तो लोगों में बड़ा उत्साह आया कि चलो हमारे बिरादरी का भी कोई है आया है। आज उधर देखा हूँ तो अब तो तमाम ऐसे साथी थे जो इंस्पायर हो गए हैं, जो किसी परिस्थिति में हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इच्छा व्यक्त किया हूँ कल जरूर जाऊँगा। जो हमारे साथी एक मन बनाए हैं कि आगे बढ़ने का, समाज में एक भाईचारा बनाने का, एक दूसरे से संपर्क करने का, तो ये हमेशा रहना चाहिए। हमारे यही खजूरी के साथी बैठे हैं, अभी वो अपने खनियरा के साथी बैठे, हमारे क्षेत्र, हमारे जिले के तमाम लोग हैं। हाँ, वो मिर्जापुर के हैं हमारे। तो एक दूसरे से संपर्क हुआ, नहीं तो अगर मीठी सम्मेलन नहीं होता, आप जीने का, खाने के लिए आए, खाने कमाने के लिए आए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए आए, आप अपना करते, हम अपना करते, आते चले जाते ताली बजा के। लेकिन एक संस्था ही एक ऐसी माध्यम है, सम्मेलन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत एक दूसरे से हम आप परिचित होते हैं, और परिचय कभी कभी यही संपर्क हमारा रोटी बेटी में भी बदलता है। तो ये होना भी चाहिए कि हमारे जो संस्था यहाँ की है अच्छा काम करे, हम लोगों को लायक जो भी सहयोग हो। अगर 2-4 लाइन हम लोग लिखते हैं सरकार में, कोई आसान नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस समाज में पैदा है, जो समाज का ऋण हमारे ऊपर है, उस ऋण से पूर्ण होने के लिए कहीं न कहीं हमको 2 कदम चलना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है। तो उस धर्म में अगर कोई कुछ करता है, 4 कदम चलता, तो कोई आसान नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज में, आज समाज जो बेचारा गांव में खेती कर रहा है, उसको क्या मालूम है कि इतिहास क्या है, उसको क्या मालूम है कि भूगोल क्या है। वो तो सिर्फ सुबह खेत में गया, शाम को आया, फिर सुबह खेत में गया। लेकिन अगर आप समाज में टहल रहे हैं, समाज में एक पहचान बनी है, तो आप तो कुछ अच्छा बुरा समझने की जो शक्ति होनी चाहिए वो तो आपके अंदर होगी। जैसा कि हमारे साथी यसी राम साहब ने कहा, शिक्षा, आप कोई भी संगठन बना लो, कोई भी संस्था, चलो परिवार का ही 10 लोगों का अगर आपका संगठन है, तो वहाँ भी आपको सबसे पहले शिक्षा और संस्कार होना चाहिए। जिस दिन आप शिक्षित नहीं होगे तो आपको संस्कार नहीं मालूम होगा, आपको आचरण व्यवहार नहीं मालूम होगा, अच्छा बुरा की पहचान नहीं होगी। तो पहले हमारा शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा ज्ञान के लिए लीजिए, व्यापार के लिए तो तमाम लोग ले रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान के लिए शिक्षा जिस दिन लेंगे, उस दिन आपका आचरण भी बदलेगा, उस दिन आपका व्यवहार भी बदलेगा, उस दिन आपका संस्कार भी बदलेगा। जब संस्कार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, आचरण बदलेगा, तो समाज में आप जाओगे, किसी भी जात के बीच में बैठोगे तो लोग जरूर कहेंगे कि ये भाई अच्छी जात का, अच्छे कौम लेकिन आपका रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर अगर सही है, समाज में बोलचाल का स्तर अगर सही है, तो निश्चित रूप से आप जो अभी ठाकुर बनने की चाह रख रहे हो, आप द ग्रेट भर कहला करके ही आगे बढ़ोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथी ने बताया, यहाँ तक साथ की किताब में जो इतिहास में समावेश किया गया है, सुहेल देव जी की जीवनी, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था। और यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में नीरज जी, आपको संज्ञान होगा कि नहीं होगा, यसी राम साहब जानते हैं, जब ओबीसी में यहाँ दर्ज कराया गया था हरियाणा प्रदेश में, काफ़ी हम लोग प्रयास किए कुछ समय, तो हरियाणा प्रदेश में जातियों की सूची में हम आप भर राजभर दोनों, तो कहीं कहीं प्रशासनिक लाभ, क्योंकि देखिए संविधान है इस देश में, संविधान में नियम कानून है, और नियम कानून के दायरे में ही रह करके आप कुछ ले सकते हैं अथवा दे सकते हैं। तो आपको संविधान की भी जानकारी रखनी चाहिए। तमाम ऐसे यहाँ मोहल्ले हैं, तमाम ऐसे घर हैं जिनके पास कोई आवास ही नहीं है, जिनके पास खाने के लिए शाम को ठिकाना भी नहीं, तो कैसे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गांव से आकर के शहर में मजदूरी करके इस प्रदेश का भी नाम बढ़ा रहे हैं, अपने परिश्रम से इस देश का भी नाम बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन एक साथी ने कहा, मैं तो कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, जो संस्कार में हमारे जो गिरावट आ रही है, जो हमारी नई पीढ़ी इधर जा रही है नशा की तरफ, शिक्षा तो ठीक है ले रहे हैं लोग, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी नशा की तरफ जा रही है, अभी गांव में हम लोग जब जाते हैं तो 13 साल से लेकर के 20 साल के बच्चे देखिए शाम को क्या करते हैं,
बल्टी बबली। मोबाइल उठा लीजिए, मोबाइल लेकर के खेत में चले जाएंगे, मेड़ पे बैठ जाएंगे, दिन भर रात भर मोबाइल देखेंगे। और कहीं बारात में चले जाइए तो कोई कट्टर राजभर, तो कोई दबंग राजभर, मतलब इस तरह का व्यवहार आचरण करने तो दूसरे लोग भी देखेगा कहा भरवर हुई हैं, सीधे कहें भरवर हुई दिखाओ। अपना आचरण अपना व्यवहार काहे लिए इस तरह का खराब कर, इसको कौन देखेगा? इसके माँ बाप नहीं देखेंगे, हम आप बुद्धिजीवी नहीं देखेंगे, तो कैसे बदलाव होगा? कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि आपको प्रगति हो जाएगी? आप अपना श्रद्धा रखिए भगवान के प्रति, वो तो ठीक है, वो अपनी अपनी श्रद्धा, लेकिन कहीं कहीं हमको अपने परिवार में जो कमी है उसको सरकार नहीं पूरा करेगी, उसको कौन पूरा करेगा? हम आप करेंगे। अब बच्चे की बटन टूटी अगर है, स्कूल जा रहा है, उसको उसकी माँ अगर वो बटन नहीं लगाएगी तो वो बच्चा जाएगा स्कूल में, कोई नीच जात का बच्चा है, बटन ये टूटी है, मुँह साफ है नहीं, कौन देखेगा? ये सरकार करेगी? ये तो हमको आपको करना होगा ना, पड़ोगा। ये भाई गायक कलाकार साथी बहुत अच्छा है, आप बीच बीच में कमेंट जो करें बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अपने लोग सीखें। अब ये गीत के माध्यम से, हमारे जो गायक कलाकार हैं ये लोग गीत के माध्यम से महाराजा का इतिहास और समाज में जो इस समय बुराइयां उसको कैसे दूर किया जाए उसको गीत के माध्यम, हम लोग तो बोल के कह रहे हैं लेकिन ये क्रमबद्ध तरीके से गीत लिख करके गीत के माध्यम से सुनाते हैं। इसके लिए मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि ऐसी गीत लिखें, ऐसी बात कहें जिससे समाज में एक सोचने की शक्ति जो हो प्रबल हो, लोग सोचने के लिए मजबूर हों कि आखिर में इन्होंने कहा है तो क्या कारण हो सकता है, कैसे ये इसको हम अपने समाज में कैसे अपने जीवन में इसको ला सकते हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान हमको रखना चाहिए। हम लोग कोई इतिहासकार या क्या नाम है स्पीकर नहीं है, लेकिन दो तीन बात कहेंगे। अभी मूर्ति की बात हो रही थी नीरज जी, आपको आप लोगों को मालूम होगा सरकारी तौर पे पहली मूर्ति 1998 में मैंने स्वीकृत कराया था, जो लाल बाग तिराहे लखनऊ में लगी है, वो सरकारी तौर पे पहली मूर्ति सरकार, मतलब किसी पूरे देश में अगर पहली मूर्ति लगी है तो सरकार की तरफ से वो लाल बाग तिराहे, जबकि मैंने कराया था उस समय श्रावस्ती के लिए कि ये श्रावस्ती महाराजा सुहेलदेव जी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है श्रावस्ती में, वहाँ पे लगे, लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने अपना उस समय श्रावस्ती के बजाय लखनऊ में लगा दिया। बढ़िया है, लगी है, कहीं प्रदेश की राजधानी है, लगी है, लेकिन सच्चाई को उसको नकारना नहीं चाहिए। अभी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, आपको मालूम होगा, आजमगढ़ के जो साथी है और अन्य साथी भी जानते हैं। 2022 में मैंने लिखा कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी तो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से बन गई, लेकिन उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगी? अन्य जो यूनिवर्सिटियां हैं जिनके नाम से, जिन महापुरुषों के या जो अमर सपूत हैं उनके नाम से लगी है, उनकी मूर्ति लगी है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति क्यों नहीं लगी है? 2 साल के बाद आपको खुशी होगी, जल्द ही मूर्ति लगने वाली स्वीकृत भी हो गई है और जल्द ही वो भी लगभग 27 लाख में बने, वो भी सरकारी तौर पे लगेगी, उसमें किसी का कोई योगदान। मुझे पत्र जारी हुआ तो कुछ साथी पूछ रहे थे, सतलाल जी भी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आपको पत्र जारी हुआ तो 7 लाख आप कहाँ से देंगे? ईश्वर ने हमको भी बुद्धि दिया है, हम लोग भी सत्ता में रहे हैं तो जानते हैं कि अधिकारी पर कैसे फाइल घुमाता है, हम खुद उलट दिए हैं। अब सरकार ही पैसा देगी, सरकार ही मूर्ति लगाएगी। हमारा एक और प्रयास है, इसमें कोई वाहवाही लेने की जरूरत नहीं, एक और प्रयास है कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में अध्यक्ष जी सुहेलदेव जी का जीवन परिचय शामिल किया गया है, उसी तरह सेंट्रल लेवल पे मैंने लिखा है, सरकार के जवाब आए हैं और अंतिम दौर में भी है एनसीईआरटी में, तो उसी तरह से सुहेलदेव जी की जीवनी, फारसी नागवंश का इतिहास, ये दोनों जो है हमारे इतिहास के किताबों प्राथमिक से लेके इंटरमीडिएट शिक्षाओं तक जो भी है वो उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास भी कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोग देखिए, इस पर अभी बैठे चर्चा कर, लेकिन विमुक्ति जाति में
अब विमुक्त जाति है क्या? 2 मिनट अगर अध्यक्ष जी समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। विमुक्त जाति वे जातियां हैं, जब इंग्लिश पीरियड में आपने 1857 की क्रांति अगर पढ़ा होगा तो उस क्रांति में कुछ ऐसी जातियां रहीं जिन्होंने अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध किया था, और जब सशस्त्र विरोध किया तो अंग्रेजों ने देखा कि ये जातियां हम लोगों को जो है पैर इस भारत में रखने नहीं देंगे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काफी प्रयास किया, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज जा रहा है, हमारे भर ही जात नहीं, तो उस समय 198 जातियां थी पूरे भारत वर्ष में, 198 जातियां थी। 198 जातियों जिनको कबीला के रूप में कहते थे, ये लोग अंग्रेजों का विरोध करके जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, नदियों किनारे चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, उनको मारते थे, चले जाते थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि वास्तव में इस हर चीज का तो हम लोग तोप का जवाब तोप से दे रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई का जो मार करके भाग जा रहे हैं, गुरिल्ला वार करके जा रहे हैं, इन लोगों को कैसे हराया जाए। तब उन्होंने 1871 में एक एक्ट बनाया, एक नियम बनाया, कानून बनाया। ऐसी जातियां जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हो जाएगा, ऐसी जातियां जो क्राइम करके हमारे आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रही हैं, ऐसी जातियों की एक सूची बनाई जाए और उनको ऐसे कानून में उस कानून को कहा गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोग हमारे रंगून, पहले रेडियो पे गाना आता था कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। तो पहले जो रंगून हमारे लोग भगा के गए, वहाँ पे हमारे लोगों को अंग्रेज पकड़ के ले गए। रंगून की ऐसी जेल है, ये मुरादाबाद एक जेल है, बहुत पुरानी जेल, अब तो नई जेलें बनी है, लेकिन पुरानी जो जेलें हैं हमारे लोगों को उसमें रखा जाता था। तो वो एक्ट जो 1871 था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और वही एक्ट बाद में 1924 में फिर जब एक देश आज़ाद हुआ, कब? 1947 में। और हमको कब आज़ादी मिली है? क्योंकि 1871 में उस एक्ट में हम पीड़ित थे, और आज़ादी कब मिली है? 31 अगस्त 1952 को, यानी देश आज़ाद होने के बाद उस एक्ट से हमको कब आज़ादी मिली? 5 साल बाद। देश की आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में आज़ादी मिली। ऐसे कौम के लोग हम हैं, हाँ, ऐसे कौम के लोग हैं जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में रखा गया। अंग्रेजों ने मार्शल कौम कहा हमको अंग्रेजों ने मार्शल कौम कहा। ऐसे बाद में वही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जब विलीन कर दिया गया तो उसको विमुक्त कहा गया। यानी हमको किससे मुक्ति मिली? उस एक्ट से, उस काले कानून से मुक्ति मिली, इसलिए हमको विमुक्त जात कहा गया। विमुक्त जात में तमाम सुविधाएं, कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया, कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, कुछ जातियों को जो शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया, जबकि हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना चाहिए था, लेकिन हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, हमारा कोई पदाधिकार नहीं था, हमारा कोई संविधान में देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए हम ओबीसी में हैं। लेकिन विमुक्त जाति जो सर्टिफिकेट मिलती है, अभी उत्तर प्रदेश में पहले 1961 में 5 जिलों में था, क्यों सतलाल जी? 5 जिले में, फिर 1977 में पूरा प्रदेश हुआ, 1983 में पूरा प्रदेश हुआ, 2002 में पूरा प्रदेश हुआ, 2012 में, सुनिए ना, 2000 अगर छेड़ दिए तो सुनिए, 2012 में पूरा प्रदेश हुआ, और 2013 में 2013 को 5 जिला फिर कर दिया गया। फिर हम लोग प्रयास किए 2017 में 24 अक्टूबर को तो पूरा प्रदेश हो गया, है ना। अब इस समय 6 अगस्त 2021 से फिर 5 जिले में हो गया। मतलब इस जात का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ के कानून बनाने वालों को देखिए, एक बार एक जात करे पूरे प्रदेश में, फिर जा करके करने में पूरे प्रदेश में 5 जिले। जो सुविधा मिलनी चाहिए, अभी तो सुविधा के माने में आप बैठिएगा, हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। सुविधा के माने में अभी जो हमको सेंट्रल स्तर पे, स्टेट लेवल पे जो मिलना चाहिए, सरकार ही कंफ्यूज है, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो। ये लड़ाई चल रही, बहुत लंबी लड़ाई है। आप ही नहीं, इस समय वर्तमान में 666 जातियाँ हैं, विमुक्त जाति और घुमंतु जाति। घुमंतु और विमुक्त घुमंतु जनजाति में 666 जातियाँ हैं, इसमें भर भी है। तो इसकी लड़ाई चल रही है, बहुत बड़ा मामला है, और पूरा समुदाय लड़ेगा तभी कुछ मिल सकता है। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं तो हम आपको अभी जो भी पेपर होगा आपको दे देते हैं। मैं जहाँ अगर देखिए मछली मारा लगा
सही तो हार है भैया।